हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बोर साहब के मॉडल को, यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल को। और इसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक बातें कर ली हैं, ठीक है। और उन बेसिक बातों को करने के बाद अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो चुका है। अब हम अच्छी बातें भी सीखने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं नई बातों को, ठीक है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिएगा क्या होता है बोर्स एटॉमिक मॉडल में। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल 3 दिन से चल रहा है। मेनली आप सबको पता है कि बोर्स ने क्या बताया था। तो उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, देखिए इनके मॉडल के अंदर, मैं अभी छोड़ो, अभी 2 सेकंड के लिए ये बता दूं कि इनके मॉडल में ना घुमा कम रहे हैं, कुदा ज़्यादा रहे हैं। शुरुआती दौर में आपको बोर्स के एटॉमिक मॉडल से मैंने ये सिखाया कि देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कूदते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास में, है ना। यही सिखाया था कि नहीं सिखाया था अभी तक। तो देखिए अगर सीधा मैं बोलूँ तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले मैंने जंपिंग सिखाई है आपको, है ना। अब जंपिंग के साथ आज मोशन भी सिखाऊंगा, जंपिंग और फिर मोशन। तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल को ना अभी फिलहाल के लिए हम 2 चीज़ों के अंदर तोड़ देते हैं, पहला जंपिंग, दूसरा मोशन। अगर मैं जंपिंग की बात करूं तो जंपिंग का मतलब क्या? जंपिंग का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का एक क्लास से दूसरे क्लास में चले जाना। बोर साहब ने क्या बोला था? बोर साहब ने बोला था कि भैया न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? फिक्स एनर्जी वाली सेल्स है, फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिटल है, फिक्स एनर्जी वाले एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास जैसी एनर्जी है वैसी कक्षा उसके सामने होंगी, यानी वैसे सेल बने होंगे, उन सेल में उनको रहना होगा, ओके। अब अगर मैं उनको एनर्जी दे देता हूं तो वो क्या करेंगे? वो इस क्लास से दूसरे क्लास में चले जाएंगे। मतलब नहीं समझे? मतलब सर कि देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बनी हुई है? कक्षाएं। इन कक्षाओं को प्रॉपर नाम भी दिया गया था, इसको K दिया गया था, इसको L, इसको M, ठीक है ना। अच्छा, एक काम और करना कि इसको एक और नाम दे देना, इसको N1 दे देना, इसको N2 दे देना, इसको N3 भी दे देना, बहुत सारे नाम है, N3 भी दे देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम सेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस कंडीशन में हम सेल को N से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज N? N इज द नंबर ऑफ सेल, या सीधा N का मतलब क्या? सेल नंबर। सेल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N से, ठीक है, बिल्कुल। तो ये ज़्यादा सटीक रहेगा। तो ये पहली कक्षा है, दूसरी और ये तीसरी। अब ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई मान लेता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस N1 कक्षा में क्या कर रहा है? घूम रहा है, मोशन कर रहा है। और इस N1 कक्षा की अपनी एक फिक्स एनर्जी होगी, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? E1 से। ऐसे ही N2 कक्षा है, N2 की एनर्जी कितनी होगी? E2, और N3 का E3। समझ पा रहे हैं? तो सभी कक्षाओं की, सभी सेल की एक फिक्स एनर्जी होगी। ये उन्होंने पहली बात बोली थी, सभी सेल की अपनी फिक्स एनर्जी होगी, फिक्स एनर्जी होगी। ऐसा लो, सभी सेल की अपनी क्या होगी? फिक्स एनर्जी होगी। ये बात उन्होंने बोली थी। और जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होना चाहिए, मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बिहाफ पे इलेक्ट्रॉन के पास उपस्थित एनर्जी के आधार पर वो सेल में रहते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास इतनी एनर्जी है कि जितना E2 का है, मतलब E2 जितना है उतनी एनर्जी है, तो कौन सी कक्षा में रहेगा? N2 में रहेगा, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास E3 एनर्जी है, तो इसका मतलब किस में रहेगा? N3 में रहेगा। तो जैसी एनर्जी वैसी कक्षा। यहाँ पे लिख दीजिएगा पूरे का मोटा क्या, कि जैसी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी, जैसी एनर्जी वैसा सेल, है ना, वैसा सेल। ये बोला गया था किसके द्वारा? बोर साहब के द्वारा। अब इन्होंने एक बात और बताई थी। अभी जंपिंग वाला पूरा खेल समझ लीजिए, तब मोशन पे चलते हैं। ये तो पहला फेज खत्म। सेकेंड फेज में देखिएगा भाई, ये तो ठीक है, ये तो सीधा मैटर है। लेकिन अगर हम कभी एनर्जी देते हैं या लेते हैं? भाई लेते नहीं है, हम तो पहले देते ही हैं। तो मान लो अगर इस एटम को क्या मिल गया? एनर्जी मिल गया। एनर्जी मिलने से ये इलेक्ट्रॉन किस वाले में है? N1 कक्षा में है।
और एनर्जी जब ये लेगा तो एनर्जी लेने का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी दोगे किस फॉर्म में? एनर्जी दोगे सर EMR के फॉर्म में, है ना, EMR के फॉर्म में। और EMR एक्चुअल में किस फॉर्म में आता है? फोटोन के फॉर्म में। भाई एनर्जी को क्या होगी? EMR ही होगी हमारी एनर्जी। एनर्जी के रूप में तुम क्या दे रहे हो? EMR। और EMR यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगी सर? फोटोन के फॉर्म में, है ना, फोटोन के फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट फोटोन एक्सेप्ट फोटोन एंड excite and gone into excited state। यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस फोटोन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद ये किस में चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। ये मैंने बताया था, है ना। अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में कूद जाना। हायर एनर्जी सेल में, सेल बोलो ऑर्बिटल बोलो कोई भी दिक्कत नहीं है, सेल में जंप करना, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप कर जाना। यस और नो? एक्साइटेड स्टेट का मतलब लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी में चले जाना। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिल गया होगा, मतलब इस EMR से इतनी एनर्जी मिल गई होगी कि इसकी जो एनर्जी पहले E1 थी, E1 से बड़ी होकर क्या हो गई होगी? E2। तो ये जाहिर सी बात है N1 से किस में भाग गया होगा? N2 में, है ना, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल क्या हो गया होगा? इंक्रीज। एनर्जी दोगे तो एनर्जी बढ़ेगी ना भाई इलेक्ट्रॉन के पास, और एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब अब यहाँ की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो गई है तो ये ज़्यादा एनर्जी वाले कक्षा में रहेगा, जाहिर सी बात है ना। हम 5000 की जॉब कर रहे हैं तो हमारा जो घर होगा वो कुछ और होगा, लेकिन हम 50 लाख की नौकरी कर रहे हैं तो हमारा घर कुछ और होगा, जाहिर सी बात है ना। क्लियर है कि नहीं है? 5000 की नौकरी करेंगे तो हम गाँव में रहेंगे, 50 लाख की नौकरी कर रहे हैं तो गाँव तो छोड़ ही देंगे, है ना, अब शहर में ही जाएंगे। ऐसा नो? ये बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक समझ में आया? लाइट चली गई है, थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ। चलिए, काम चलने लायक काम है, मतलब ये जो लाइट है ये भी बेचारी कुछ हेल्प कर सकती है। बेटा देना, हेल्प करना, देखना, भागना मत। बस एक सेकंड ऐसे ही रुके रहिएगा, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अच्छा खासा इससे काम निकलवा लिया जाए। देखो बेटा, बंद मत होना। ओहो, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो लोअर एनर्जी वाले सेल से हायर एनर्जी में चला गया है। माफ़ी चाहूँगा, लाइट चली गई है। तो मैं जस्ट बता रहा था कि N1 में था, N1 से फिर किस में चला जाएगा? N2 में। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि इसकी एनर्जी पहले E1 थी और फिर क्या हो गई? E2। बिकॉज आप सबको पता होगा कि E1 से ज़्यादा एनर्जी किस में है? मतलब E1 से बड़ा है E2 और E2 से बड़ा है E3, ठीक है ना। इसका मतलब E1 की जो एनर्जी है वो E2 से छोटी है और E2 की जो एनर्जी है वो E3 से छोटी है, ठीक है ना। ये एनर्जी का पैमाना है, ठीक है। तो लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में चला गया। अब लोअर कौन बना? N1, और हायर एनर्जी वाला सेल कौन हो गया? N2। जाहिर सी बात है, यस और नो। अब हमसे पूछ दे कि आप ये बताओ कि कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया होगा। भाई इसने फोटोन को एक्सेप्ट किया है ना, तो फोटोन को एक्सेप्ट करने का मतलब इसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब EMR, यस और नो। EMR को इसने एब्जॉर्ब किया, तो कितना लिया है भैया इसने? तो सर इसने लिया होगा डेल्टा ई। मान लो N1 है तो N1 का एनर्जी लेवल कितना है? एनर्जी लेवल अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है? इसमें E1 थी और इसमें कितनी थी? E2 थी। अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? E2 माइनस E1 मिलेगा, हाँ या ना। अब ये E2 माइनस E1 मिल गया हमको, और ये जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि एब्जॉर्ब EMR, एब्जॉर्ब EMR या एब्जॉर्ब EMR बोलो या एनर्जी बोलो, ठीक है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं? H न्यू इज इक्वल टू क्या होगा? E2 माइनस E1 होगा, क्योंकि E जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे H न्यू लिखते हैं, या HF लिख लो, फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्स प्लांक एंड इनटू क्या? फ्रीक्वेंसी।
मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है, एच को उसके नीचे भेज दूंगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन पूरे के नीचे एच। यहाँ से फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो यह क्या है, एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्ब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो की लगा लीजिएगा, ठीक है। क्या है, मेरी बात समझ में आई? तो क्या यहाँ पे समझ पा रहे हैं ये खेल क्या हुआ कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला गया जब एक्साइटेड हुआ है कौन, इलेक्ट्रॉन। व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड देन इट जंप इनटू लोअर टू हायर एनर्जी सेल। क्लियर है? यानी जब इलेक्ट्रॉन को तुम एक्साइट करोगे, उत्तेजित करोगे, तो ये किस में भागेगा, लोअर से हायर में। ओके, जंप वाली पहली केस को समझ लिया है, और ये मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं पहला दिन पढ़ा रहा हूँ। पहले क्लास में भी पढ़ाया ये बात, सेकेंड क्लास में भी, और थर्ड क्लास में आज कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, और मैं इसको खत्म करूंगा। ओके, अब देखना क्या होगा, इस पूरे का एक लाइन में बस इतना ही लिख दो कि भैया एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है एक्साइट होगा, एक्साइट होने का मतलब वो लोअर से हायर में जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखना ध्यान से अगले केस में। अगला केस क्या होगा कि अब मान लो ये ले लिया, तो देखना है यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये पहले यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन N1 में, लेकिन अब कहाँ पे है, N2 में है। कौन, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ ये किस स्टेट में है, ये किस स्टेट में है? सर ये इस समय एक्साइटेड स्टेट में है। कौन से स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है। लेकिन क्या जीवन भर एक्साइटेड स्टेट में रहेगा? नहीं भाई, ये जब अपनी एनर्जी मतलब कुछ दिन बाद, ये क्या होगा, कुछ दिन बाद मतलब कुछ देर बाद ये अपनी एनर्जी जो लेके आया था वो एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। दैट मीन्स ये अपने एक्साइटेड स्टेट से किस में जाना चाहेगा, ये इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट है N1 क्या है इसका, ग्राउंड स्टेट है। यानी ग्राउंड मतलब जमीन से जुड़ा हुआ घर है, और यही तो कूदने पे आया है ना, ये गांव वाला घर है, और ये कौन है, शहर वाला घर है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये शहर में है, लेकिन कब तक रहेगा, जब तक काम धाम चलेगा। अगेन फिर कहाँ पे भाग के आएगा, गहुए में ना। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डी एक्साइट होगा। क्या होगा, डी एक्साइट होगा। और डी एक्साइट होकर फिर ये क्या होगा, ये इस N2 से इसमें N1 में आएगा। लेकिन आप सबको पता है कि N2 का एनर्जी कितना है, E2 है, और N1 का कितना है, E1 है। और हमको पता है कि यहाँ पे E2 जो है E1 से क्या है, बड़ा है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं E1 में आना चाह रहा हूँ तो मुझे एनर्जी को लूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन है N2 से N1 में आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा। और किस फॉर्म में करेगा, अगेन EMR यानी रेडिएशन के फॉर्म में करेगा। और अगेन क्या निकल के आएगा, ये जो EMR होगा किस फॉर्म में होगा, फोटोन के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, फोटोन के फॉर्म में होगा। तो क्या यहाँ से समझ में आया, कि सर अब जब एक्साइटेड स्टेट में हो गया तो अब ये एक्साइटेड से क्या होगा, डी एक्साइटेड होगा। क्या होगा, डी एक्साइटेड। और डी एक्साइटेड का मतलब समझ रहे हैं ना, डी एक्साइटेड का मतलब एनर्जी एमिट, एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। और एनर्जी एमिट करने का मतलब ये किस में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा। और ग्राउंड स्टेट में जाने का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होगा कि भैया हायर एनर्जी वाले सेल से, हायर एनर्जी सेल से कहाँ पे भाग रहा है, लोअर वाले में, है ना, लोअर एनर्जी सेल में जा रहा है। पहले चाँप के पैसा कमाया बाबू, फिर समझ में आया कि एक्चुअल में पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तो अगेन सुख प्राप्ति के लिए कहाँ भागा है, ने गांव में। समझ में आ रहा है? तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो कहाँ भागेगा, लोअर से हायर में। और जब डी एक्साइट होगा तब हायर से लोअर में। यस आर नो? एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब क्या हुआ, लोअर से हायर में भागा है। और डी एक्साइट होने का मतलब हायर से लोअर में भागा है। क्या ये मेरी बात समझ में आई जो मैंने बताया? अब ये जो पूरा का पूरा जो ये खेल है जिसमें आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कूदा कादी कर रहा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी यहाँ। मैंने पहले कूद के चला गया वहाँ, फिर बाद में वहाँ से कूद के चला आया यहाँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस घटना को क्या बोलते हैं,
ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस खेल इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन की जंपिंग एक कक्षा से दूसरे कक्षा में क्या कहलाती है? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया जी? मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन की कूदा कादी, यानी सीधा सीधा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जंपिंग टू वन सेल फ्रॉम वन सेल टू एन अदर सेल, है ना? इलेक्ट्रॉन की कूदा कादी यानी जंपिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। ठीक है। अब ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक तो ग्राउंड से, ग्राउंड स्टेट से, नहीं ऐसे नहीं सर, लोअर एनर्जी लेवल से या लोअर एनर्जी सेल से। किसमें कूदना भाई? 2 तरीके से कूद रहा है ना, लोअर से हायर में भाग रहा है, और दूसरा हायर एनर्जी सेल लिख दूं मैं, एक काम करता हूँ शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? लोअर एनर्जी सेल, हायर एनर्जी सेल। तो लोअर एनर्जी सेल LES से HES में चला जा रहा है, और दूसरा कूदा कादी कैसे कर रहा है? फिर HES से कहाँ पे भाग के आ रहा है? LES में। ठीक है, तो ध्यान देना, ये LES क्या है? LES लोअर एनर्जी स्टेट का मतलब, लोअर एनर्जी सेल का मतलब क्या है? इस कंडीशन में स्टेट क्या है? स्टेट अगर पूछ दिया जाए इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे क्या है? ग्राउंड स्टेट में है। किस स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में है। यानी इसी चीज को, ट्रांजिशन को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है ना? तो पहला ट्रांजिशन कब हो रहा है? जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। ठीक है, और दूसरा ट्रांजिशन कब हो रहा है? जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। उसी चीज को मैंने दूसरे फॉर्म में लिख दिया। पहली कूदा कादी या तो लोअर एनर्जी सेल से हायर में कर रहा है, और दूसरा हायर से लोअर में। ठीक है, और इसी को हमने बोल दिया कि भैया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? इस फेज को, इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड ट्रांजिशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड। और इसको क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेड ट्रांजिशन। इसको क्या बोलेंगे? डी एक्साइटेड ट्रांजिशन। क्लियर है? बिल्कुल। तो एक तो एक्साइटेड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा डी एक्साइटेड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट हैपेंड इन एक्साइटेड ट्रांजिशन? क्या होता है एक्साइटेड ट्रांजिशन में? सर हायर, लोअर से हायर में जाता है, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। और डी एक्साइट का मतलब जो उत्तेजना थी, जो एनर्जी थी, वो डाउन करेगा, और डाउन करने का मतलब हायर से किस में जाएगा? लोअर में। और यानी सीधा सीधा एक्साइट से किस में हो गया? ग्राउंड में। ग्राउंड मतलब शांत। ठीक है ना? ग्राउंड मतलब शांत है, और यहाँ पे उत्तेजित हो गया। क्लियर है ना? एक्साइटेड मतलब उत्तेजित हो गया। तो इस तरीके से जंपिंग चलती रहती है। अब यहाँ पे क्या करेगा? जैसे यहाँ पे हम लोग देखे कि एक्साइट होने के लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे इसने क्या लिया होगा? एनर्जी लिया होगा, हाँ या ना? ये मार्क के थ्रू एनर्जी लिया होगा, और यहाँ पे क्या किया होगा? एनर्जी दिया होगा, है या ना? तो यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब। और यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? एमिट। एनर्जी क्या होती है यहाँ पे? एमिट। क्या मेरी बात समझ में आई? एमिटेड, एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड। क्लियर है? एमिटेड। ठीक है,
कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कितनी एनर्जी एमिटेड होती है सर, वो डायरेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ठीक है, E2 माइनस E1, या इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखें तो E2 माइनस E1 अपॉन एफ, सॉरी H, क्या हो जाएगा H, और H की वैल्यू हमको पता है, H की वैल्यू तो दुनिया जानती है, हम कहाँ नहीं जानेंगे। यहाँ पे मैं अगेन फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H होगा, और H की वैल्यू कितनी होती है, H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है ना। तो ये जंपिंग का केस था, ठीक है। अब आते हैं मोशन के केस में, किस में आते हैं, मोशन के केस में। मोशन देखा जाए, जंपिंग का केस क्लियर है सबका, है ना। कैसे कूदता है, बताइए कैसे कूदता है। तो एक दूसरा लोअर से हायर में और दूसरा हायर से लोअर में। लोअर से हायर में जाना का क्या कहलाता है सर, एक्साइटेड स्टेट, और हायर से लोअर में आना डीएक्साइटेड, और ये कूदा का आदि क्या कहलाती है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्लियर है सर। एक बार अगेन पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉन का लोअर से हायर एनर्जी सेल में जाना क्या कहलाता है, एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, जबकि हायर से लोअर में आना डी एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। क्लियर है। लोअर से हायर का मतलब लोअर में वो ग्राउंड स्टेट में, हायर में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, और एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, अगेन वो किस में आएगा, ग्राउंड में ही आएगा, यानी ग्राउंड में ही उसको शांति मिलती है, तो ग्राउंड स्टेट में बार बार आएगा। और कितनी एनर्जी उस दौरान एब्जॉर्ब या एमिट करता है, तो पहली बात तो एनर्जी एब्जॉर्ब कब करता है, जब उसको क्या करना होता है, जब उसको हायर में जाना होता है। लोअर से हायर में जाना होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब आना होगा एक्साइटेड स्टेट से, मतलब सॉरी हायर वाले से लोअर में आना होगा तो एनर्जी एमिट करेगा, हाँ या ना। यानी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा। इतनी बात मैंने आपको समझा दी, और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। अब हम चलते हैं मोशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे भैया, मोशन। अब देखेंगे इसके मोशन को। तो मोशन से रिलेटेड उन्होंने क्या बोला, किसने, बोर साहब ने। तो बोला ये गया कि देखो यार, जैसा कि हमने देखा अभी कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों क्या बनी हुई है, बहुत सारी कक्षाएं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। फिक्स कक्षाएं हैं, फिक्स एनर्जी लेवल की कक्षाएं हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है अपना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है, ऐसे दौड़ रहा है। तो पहली बात तो ये क्लियर थी ना कि बोर साहब ने ये बात तो बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल वाले सर्कुलर पाथ वाले सेल में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, हाँ या ना। इतना तो बोला गया था ना भाई। और उन्होंने क्या बोला था, ये जो इतनी लाइन बस मुझे दिखानी था, एक शब्द दिखाना था, वही ये है सर्कुलर पाथ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्तीय कक्षा या पथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय कक्षा पे क्या करेगा, घूमेगा, दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा सर, दौड़ेगा। तो एक बात बताओ, अगर ये मोशन कर रहा है तो मोशन के दौरान इसके पास मोमेंटम होगा कि नहीं होगा। मोमेंटम कहाँ से आ गया सर, काहे मोमेंटम आ गया, मोमेंटम क्या होता है सर, पहली चीज़ तो मोमेंटम में नहीं जानते हैं, बिना मोमेंटम के हम कैसे समझेंगे। तो व्हाट इज मोमेंटम भैया, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो, मास हो, ध्यान से सुनिएगा भैया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो, मास हो, भैया ऑब्जेक्ट है तो मास होबे करेगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल में हमको ये बोलना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा हो विद द वेलोसिटी ऑफ v, यानी v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो मास होगा। तो वैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होगा, मास होगा। और जैसा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो तो उसके पास क्या होगा, एक मोमेंटम होगा। क्या होगा, एक मोमेंटम। क्या होगा, मोमेंटम। आपको पढ़ाया गया है ना। ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, तो न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ में, है ना, जहाँ पे ये पढ़ाया गया है। तो मोमेंटम मतलब कभी भी एक मास वाला पार्टिकल जब मोशन करता है तो मोशन करने के साथ उसके पास प्रॉपर्टी आती है,
क्या बोलते हैं, मोमेंटम की। मोशन करेगा तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी आएगी, मोमेंटम की। व्हाट इज मोमेंटम? सर मोमेंटम जो मोशन को बताता है, ये बताता है कि ये जो पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल है, उसके पास कितना मोशन कंटेंड है, यानी उसके अंदर कितना मोशन है। व्हाट इज मोमेंटम टेल्स अबाउट इट, टेल्स अस सर कि एक मूविंग पार्टिकल के पास कितना मोशन कंटेंट है, यानी इसके अंदर कितनी गति है। समझ पा रहे हैं ना, हाँ या ना। तो मोमेंटम क्या बताता है कि मूविंग पार्टिकल के पास कितना मोशन समाहित है। समाहित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटेंड। मूविंग पार्टिकल के पास कितना मोशन या कंटेंट है, समझे। यही मोमेंटम बताता है। मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, p से, और p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होगा, है ना, और ये घूम रहा है तो इसके पास भी v वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, होगी, v वेलोसिटी होगी, यहाँ पे v वेलोसिटी होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये घूम रहा है v वेलोसिटी भी होगी, और ध्यान से और एक बात सुन लीजिए, तो क्या ये सीधा घूम रहा है, ये कैसा मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम है। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है वो किसके लिए लिखा है, लीनियर मोमेंटम के लिए। ये एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम है। जब कोई पार्टिकल सीधी गति करता है तो उसके अंदर कितना मोशन कंटेंट होता है हम इस फॉर्मूले से बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ये सीधा गति कर रहा है, नहीं, ये तो गोल गोल घूम रहा है। और गोल गोल मतलब किस पे, वृत्त पे घूम रहा है ना, यानी सर्कल पे घूम रहा है ना। और सर्कल का क्या होता है भैया, रेडियस होता है। अगर एक सर्कल है तो उसके पास क्या होगा, रेडियस होगा कि नहीं होगा, है ना। तो बस अगर हम चाहते हैं इस मोमेंटम, मतलब यहाँ सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है और उसका मोमेंटम निकालना, तो उसको हम लीनियर मोमेंटम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सर्कल पे है तो बार बार घूमेगा चक्री मॉडल, तो एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोणीय संवेग। यानी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, कोणीय संवेग। क्या रेखीय संवेग होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, नहीं सर, रेखीय संवेग नहीं होगा। इसके पास क्या होगा, कोणीय संवेग होगा, है ना, एंगुलर मोमेंटम होगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फिजिक्स में जब आप जाके पढ़ोगे तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में आपको रिलेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम उसमें नहीं फंसाएंगे। फिलहाल में हम जानते हैं कि गोल गोल घूम रहा है, इसलिए इसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। सीधी सीधी बात, जब कोई सीधी रेखा में गति करेगा तो उसके अंदर कितना मोशन कंटेंट है हम किससे निकालेंगे, लीनियर मोमेंटम से, ठीक है। लेकिन जब कोई गोल गोल घूमेगा तो हम किससे निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम से, ओके। और एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेनली एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, एल से, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा, एम भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम भी आर, क्या हो जाएगा, एम भी आर। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, एम भी आर। उन्होंने बोला, किन्होंने बोला, बोर साहब ने बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा का चक्कर लगा रहा है, यानी विथ वी मोशन, वी वेलोसिटी, वी वेलोसिटी के साथ अगर m मास का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम वी आर से, वो क्या होगा, हर सेल के लिए फिक्स होगा। हर सेल के लिए क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, हर सेल के लिए फिक्स होगा। और एक्चुअल में इन्होंने इसकी जगह पे इसके बराबर क्या बोला था, यहाँ पे बोला था n इंटू फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। क्या बोल रहे हो सर, नहीं समझ पाए हम, बिल्कुल नहीं समझ पाए। चलिए हम लिखेंगे तब समझाएंगे। क्या बोला था, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी सेल में सर्कुलर मोशन छोड़ दो, मोशन कर रहा है, वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हर सेल के लिए
सेल बोलो, ऑर्बिटल बोलो, एनर्जी लेवल बोलो, के लिए फिक्स होगा। अब हर सेल जब बोल दूंगा ना तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, यानी सबके लिए एक ही होगा क्या? नहीं, हर सेल के लिए अलग अलग होने का मतलब क्या है, मतलब ये मतलब फिक्स होने का मतलब क्या है कि इस सेल के लिए फिक्स है कि अगर पहला सेल होगा तो इसका एंगुलर, इसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होगा। ऐसे ही दूसरे नंबर के सेल में जाओगे तो दूसरे नंबर में जब दूसरे नंबर के सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? फिक्स होगा। तो हर सेल के लिए फिक्स्ड होगा जब मैं बोलूँगा, तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना क्या है? हर सेल के लिए फिक्स होने का मतलब क्या है कि प्रत्येक सेल के लिए अपना अपना फिक्स होगा। ऐसा एक काम करो ना, चेंज कर दो, लिख दो ना, प्रत्येक सेल के लिए अलग अलग एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। ये सही है, अलग अलग एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। ओके, यानी उन्होंने क्या बोला, मैं समझा दूं, उन्होंने क्या बोला, मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, तो उन्होंने जो बोला है कि भैया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फिक्स्ड वैल्यू फॉर फिक्स्ड वैल्यू, ऐसा काम करो, फिक्स्ड वैल्यू इनटू n। व्हाट इज n? सेल नंबर। ठीक है ना, एक काम करो ऐसे लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकला है बाबू? mvr, और mvr इज इक्वल टू क्या बोला उन्होंने? n इंटू फिक्स्ड वैल्यू। अब ये फिक्स वैल्यू क्या है? तो उन्होंने कैलकुलेट किया था, उन्होंने क्या किया था? कैलकुलेट, और कैलकुलेट करके क्या बताया था? एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो जाएगा? n, और एफ v की जगह पे आ जाएगा h/2π, h/2π। देख पा रहे होगे, h इज अ प्लांक कांस्टेंट एंड पाई इज अ इरेशनल नंबर, और इट इज आल्सो अ कांस्टेंट। इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास? h, और बगल में क्या है? n, h/2π, या सीधा सीधा इसको लिख दो mvr इज इक्वल टू nh/2π, जहाँ पे n क्या है? n इज द सेल नंबर, ठीक है, सेल नंबर है। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, नीचे दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेंगे, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और पाई क्या भैया? पाई इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर। क्या नीचे दिखाई दे रहा है? 3.14 r 22/7, है ना। तो ये बताओ सब कांस्टेंट है कि नहीं है? सब कांस्टेंट है तो मिला, एन बी हमको पता ही है, क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं। क्या लिख लिया आपने? हम किसकी बात कर रहे हैं? बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम सेकेंड स्टेप पे चले गए, अब हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात कर रहे हैं। पहला हमने जंपिंग की बात कर ली, दूसरा अब हम मोशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर। मैं इसको मिटाऊं? बिल्कुल। अब मैं फील कराऊं? बिल्कुल। चलो देखते हैं, देखा जाए। तो मान लिया, सुन तो लो, सुन लिया। बहुत सारी कक्षाएं बना दी। ये न्यूक्लियस के सबसे पास वाली कक्षा, इसको हम क्या नाम देंगे? N1, मतलब नंबर पहले लिख लो। यहाँ पे क्या होगा? N1, ये क्या होगा? N2, यहाँ पे क्या होगा? N3, और यहाँ पे क्या होगा? N4। दैट मीन्स यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ पे n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1, यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पे n के लिए हम क्या लिखेंगे? 3, और ये कौन सी कक्षा है? 4, तो n इज इक्वल टू 4। ऐसे बोल सकता हूँ मैं। N1 N2 N3 बोलने का मतलब क्या है कि पहला सेल नंबर, यानी पहला सेल, दूसरा सेल, N2 मतलब दूसरा सेल, N3 मतलब तीसरा सेल, N4 मतलब चौथा सेल। सपोज कर लो मैं पहले सेल के लिए देख रहा हूँ, फर्स्ट सेल यानी N1 के लिए देखूंगा, तो N1 के लिए क्या होगा? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, है ना। अब मैं क्या देख रहा हूँ? बारी बारी एंगुलर मोमेंटम, बारी बारी क्या देख रहा हूँ? एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे मैं अगर mvr देखूंगा बाबू, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे पता है nh/2π होता है ना।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन की जगह पे क्या डाल दूंगा 1, तो 1 का मतलब खत्म h/2π। तो एम वी आर इज इक्वल टू क्या मिल गया h/2π। ये क्या है, फॉर फर्स्ट सेल, ठीक है। अब मैं देखूंगा दूसरे सेल के लिए, N2 के लिए देखूंगा, फॉर सेकेंड सेल, ऐसे लिख दो फॉर सेकेंड सेल, इसको पहले लिखो फॉर सेकेंड सेल मतलब N2 के लिए। तो उस कंडीशन में n इज इक्वल टू क्या रखना है 2, तो एम बी आर है, एम बी आर इज इक्वल टू n है, तो n की जगह पे क्या डाल दो 2h/2π, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या मिल गया हमको एम बी आर इज इक्वल टू क्या होगा 2π होगा, सॉरी h/π होगा, h/π। क्लियर है। थोड़ा ध्यान से सुनते जाओगे, समझते जाओगे तो अपने आप में चीज़ें बढ़ते समझ में आने लगेंगे। तीसरे नंबर पे जाओ, फॉर थर्ड सेल के लिए देखोगे तो एम बी आर की वैल्यू क्या आएगी बताओ, एम बी आर इज इक्वल टू 3h/2π हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 3 ले लेंगे। फॉर फोर्थ सेल निकालो ऐसे ही, फॉर फोर्थ सेल सर n इज इक्वल टू हमको क्या रखना है 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम बी आर इज इक्वल टू 4h हो जाएगा, 4h/2π और 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा हमको एम बी आर इज इक्वल टू 2h/π। होगा कि नहीं होगा, ही आ गया। अब इस ऑब्जर्वेशन को करने से पहले ना अभी इसको ऐसे यहीं पे रहने दो, थोड़ा सा ना एक काम करो, एक चीज़ और ऑब्जर्व कर लो। क्या ऑब्जर्व कर लो कि ये N1 सेल है, तो इस N1 सेल का यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस की बात की गई है ना। MBR में आ रहा है ना भाई M तो कांस्टेंट रहेगा, M तो कांस्टेंट होगा ना। अरे भाई इलेक्ट्रॉन का मास बदलेगा नहीं सर, M कांस्टेंट रहेगा, लेकिन V और R में परिवर्तन आएगा, तभी तो ये वैल्यू भी इधर परिवर्तित हो रही है। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे रेडियस कितना है, N1 का रेडियस कितना है R1, फिर N2 का रेडियस कितना है R2 होगा, N3 का रेडियस कितना है R3 और N4 का रेडियस कितना है R4 होगा ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है MbR1 की, ये किसकी आई है MbR2 की, ये MbR3, क्योंकि भैया थर्ड सेल का रेडियस कितना है R3 है, तो यहाँ पे रेडियस R3 रखूंगा। फोर्थ सेल का रेडियस कितना है R4 है, तो R4 रखूंगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? यस सर, कोई दुविधा नहीं सर। अब क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान देना, क्या वैल्यू बढ़ रही है क्या, यहाँ पे Rn लिख लो बस। अच्छा एंगुलर मोमेंटम, मतलब इन्होंने क्या बोला था, बोर साहब ने ये बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है किसमें, उन सेल के अंदर, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हर सेल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स, यानी हर सेल का अपना एक फिक्स, जैसे हर सेल का अपना एक एनर्जी लेवल है, हर सेल के पास अपनी एक फिक्स एनर्जी है, वैसे ही हर सेल के पास अपना एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम है। वो सब फिक्सेशन पे लगे हुए थे बाबू, सब चीज पे वो फिक्स कर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब जिस कक्षा में जाएगा उस कक्षा की एनर्जी तक फिक्स रहेगी, उसके साथ साथ जब उसमें घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, फिक्स होगा। जब दूसरे में जाएगा तो दूसरा एंगुलर मोमेंटम, तीसरे में जाएगा तीसरा एंगुलर मोमेंटम, लेकिन जब दूसरे में आएगा तो फिर से वही एंगुलर मोमेंटम प्राप्त करना पड़ेगा। यानी दूसरे में रहने के लिए उसको फिक्स एंगुलर मोमेंटम की जरूरत है। समझ में आया ना? क्लियर है कि नहीं है? और इन्होंने इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कि भैया कोई फिक्स वैल्यू होगी, और फिक्स वैल्यू क्या है, फिक्स मतलब जो नहीं बदलती है। क्या बदली है? h/2π कहीं बदलेगा? h/2π तो हर जगह सेम होगा। और बदल क्या रहा है? सेल का नंबर। h/2π देखो, h/2π इन्होंने क्या किया था, कैलकुलेट करके दिया था, ये कैलकुलेशन था उनका। हाँ यहाँ पे फिक्स है। पहली बात तो देखो h का वैल्यू पता है, हाँ है ना, पाई की वैल्यू पता है, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे एक बार में तो आंसर तो हमेशा सेम ही मिलेगा ना। h/2π फिक्स है कि नहीं है, पहले ये बताओ। h/2π क्या बदलेगा? किसी भी सेल में जाओ हर समय h/2π, उसकी वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी ना। तुम चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो भैया, 6.63, भाई जाके घर पे कैलकुलेट कर लेना। 6.63 × 10⁻34 है, पूरे के नीचे क्या है 2π है, 2 से गुणा कर दो, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2,
तो 6.28 से इसमें क्या कर देना है, भाग दे देना है, भाग दे दो, जो आंसर मिलेगा बस उसको लेके चले जाना, वो फिक्स वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, हमेशा ये सब जगहों पे रहेगा, बस बदल क्या रहा है, सेल का नंबर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ से जो ऑब्जर्व करोगे वो देखो, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, हाँ या ना, और क्या ये वैल्यू बढ़ रही है, हाँ या ना, आर तो बढ़ रहा है ना भाई। मान लो इलेक्ट्रॉन पहले में है तो R1 कुछ और होगा, दूसरे में जाएगा तो R2, मतलब R1 से बड़ा हो जाएगा, तो R तो बढ़ रहा है, तो वैल्यू भी बढ़ रही है क्या, वैल्यू भी बढ़ रही है। देखो पहले 1 से गुणा हुआ, फिर 2 गुना हो गया, फिर 3 गुना हो गया, फिर 4 गुना हो गया, फिर 5 गुना हो गया, ऐसे बढ़ते तो जा रही है ना, तो वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो रेडियस भी बढ़ रहा है और रेडियस के बढ़ने के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ रही है। क्लियर है, हाँ या ना? क्या मेरी बातें समझ में आई? तो यहाँ तक आपको पहले क्लियर रखना पड़ेगा, अभी बहुत कुछ चालू करूँगा मैं। देखिए एक ही दिन में मैं कूदा नहीं दूंगा, क्योंकि बोर का एटॉमिक मॉडल मैंने पहले बोला था बहुत मज़ेदार मॉडल है। मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसे पढ़ा दूँ कि फिर आप जीवन में पढ़ना ही नहीं चाहे। मज़ा आया अभी तक? पहले जंपिंग सीख लिया, कूदा कादी सीख लिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो कूदा कादी समझ में आ गया, है ना? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, एक एटम को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के कहाँ भागेंगे सर, लोअर से हायर में, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन क्या जीवन भर उसी में रहेंगे? नहीं सर, डी एक्साइट होंगे, फिर से ग्राउंड में आएंगे। ये खेल आगे मिलेगा आपको। फिर जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिक्स होगा कि नहीं होगा? कैसे निकाला, समझ में आ गया? आई होप अच्छा लगा होगा आज का क्लास आपको और समझ में भी आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, नई चीज़ें सीखूंगा। थैंक यू वेरी मच एमर्स।